गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम फिनॉल्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हम फिनॉल्स के स्पेसिफिक रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि फिनॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन रिंग के अंदर जब OH ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, OH ग्रुप जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होता है तो फिनॉल बनता है। बेंजीन रिएक्टिव कंपाउंड नहीं है, लेकिन OH ग्रुप बेंजीन को रिएक्टिव कंपाउंड बना देता है। क्योंकि OH ग्रुप को हम एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं, इसका सक्रियकारी प्रभाव होता है और इस वजह से फिनॉल बेंजीन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड्स का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं हैं। तो हम फिनॉल्स की इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शंस के बारे में आज पढ़ेंगे। जो फर्स्ट रिएक्शन हम ले रहे हैं वो है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब है किसी कंपाउंड के अंदर NO2 ग्रुप का इंट्रोड्यूस हो जाना। क्योंकि OH ग्रुप एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इस वजह से जो नया ग्रुप एंटर होता है फिनॉल के अंदर वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर एंटर करता है। तो जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो हमको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मिलता है और पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलता है। नाइट्रेशन, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि OH ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, इस वजह से यहाँ नाइट्रेशन करने के लिए, नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम डाइल्यूट HNO3 को यूज़ करते हैं और साथ ही टेम्परेचर को भी लो रखना होता है, तभी हमको ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त हो सकते हैं। अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करें, क्रियाविधि की बात करें, तो नाइट्रिक एसिड के अंदर बहुत थोड़े से अमाउंट में नाइट्रिक एसिड के अंदर बहुत थोड़े से अमाउंट में नाइट्रस एसिड भी होता है। नाइट्रिक एसिड हम HNO3 को कहते हैं और नाइट्रस एसिड HNO2 को कहते हैं। फर्स्ट स्टेप में फिनॉल्स का नाइट्रोजेशन रिएक्शन हो जाता है और हमको नाइट्रोसोफिनॉल मिलते हैं। ये नाइट्रोसोफिनॉल नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रोफिनॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस में नाइट्रस एसिड फिर से मुक्त होता है, फ्री हो जाता है और इस तरह थोड़े से नाइट्रस एसिड से ही ये रिएक्शन कंटिन्यूसली चलती रहती है। यहाँ देखिए, ये है नाइट्रस एसिड HNO2 और ये है नाइट्रिक एसिड। फर्स्ट स्टेप में नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है और नाइट्रिक एसिड का जो प्रोटॉन है H+ है, वो नाइट्रस एसिड के ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे जाके अटैच हो जाता है, हमको ये वाली स्पीसीज़ मिलती है। नेक्स्ट स्टेप में इस स्पीसीज़ से O और N के बीच का बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ पानी का एक मॉलिक्यूल मिलता है और साथ में NO+ नाइट्रोनियम आयन प्राप्त होता है। देखिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसलिए हर रिएक्शन के लिए हमको एक इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ नाइट्रेशन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो नाइट्रोनियम आयन है NO+। नेक्स्ट स्टेप में ये NO+ अब फिनॉल के ऊपर जाके अटैक करेगा। ये देखिए, ये मैं आपको पिछले लेक्चर्स में इसका मैकेनिज्म समझा चुकी हूँ कि जब फिनॉल के ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाता है ऑर्थो पोजीशन पे, फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं और इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में दोनों ऑर्थो पोजीशंस पे और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये व्हीलेंड इंटरमीडिएट है। ये जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इससे बने थे उन सभी का हाइब्रिड है। यहाँ पे इन दोनों ऑर्थो पोजीशंस पे और पैरा पोजीशन पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये नाइट्रोनियम आयन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके अटैच हो जाता है। H+ आयन बाहर निकलेगा व्हीलेंड मध्यवर्ती से और हमको ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होंगे। अब ऑर्थो और पैरा दोनों नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होते हैं, लेकिन जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब विद इन अ मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर सेम मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
OH का H इस ऑक्सीजन और जो ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप था उसके ऑक्सीजन के बीच में आ जाता है और इसलिए यहाँ पे अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है वो स्टीम वोलेटाइल होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ये स्टीम वोलेटाइल हो जाता है, जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल में अंतरा अणुक या इंटरमॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल्स, दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इस वजह से ये स्टीम वोलेटाइल नहीं होता। तो हम इसको भाप आसवन से स्टीम डिस्टिलेशन से अलग कर लेते हैं। इसलिए जो मेन प्रोडक्ट हमको इसमें मिलता है वो पैरानाइट्रोफिनॉल होता है। ये तो बात हुई जब हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। यदि हम फिनॉल का नाइट्रेशन रिएक्शन कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ करें या नाइट्रीकरण मिक्सचर से करें, नाइट्रीकरण मिक्सचर का मतलब कॉन्सनट्रेटेड HNO3 और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 का मिक्सचर, यदि हम इस मिक्सचर के साथ फिनॉल का नाइट्रेशन रिएक्शन करना चाहेंगे तो क्योंकि फिनॉल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इस वजह से तीनों पोजीशंस पे दोनों ऑर्थो और एक पैरा, तीनों पोजीशंस पे NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है और हमको 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक एसिड ये प्रोडक्ट के रूप में हमको मिलता है। लेकिन क्योंकि एक बात को आप ध्यान रखिए कि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग रीएजेंट है, इसलिए नाइट्रिक एसिड फिनॉल को स्टार्टिंग में ही ऑक्सीडाइज कर देता है। इस वजह से इस रिएक्शन में पिक्रिक एसिड की यील्ड हमको बहुत कम मिलती है। नेक्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन रिएक्शन का अर्थ फिनॉल के अंदर किसी हैलाइड को इंट्रोड्यूस करा देना। फिनॉल ग्रुप के एक्टिवेटिंग इफ़ेक्ट के कारण जब हम इसका हेलोजिनेशन कराते हैं, हेलोजनीकरण कराते हैं, तो हमको ट्राई हेलोजन प्रोडक्ट मिलते हैं। मतलब दोनों ऑर्थो और पैरा तीनों पोजीशंस के ऊपर जो हैलाइड है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है और हमको ट्राई हेलो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। अगर फिनॉल में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़ा हो, जैसे इस एग्जाम्पल में SO3H जुड़ा हुआ है पैरा पोजीशन पे, इस तरह अगर कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फिनॉल में जुड़ा हो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, तो वो भी रिप्लेस हो जाता है हैलाइड से और हमको यहाँ भी 2,4,6 ट्राई हेलोफिनॉल मिलता है। यहाँ आप देखिए फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन पानी के प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो हमको 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल मिला है। और ये मैंने अभी जो आपको बताया कि अगर कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़ा हो तो वो इतनी तेज़ रिएक्शन ये होता है कि वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी रिप्लेस हो जाता है और हमको ट्राई हेलो प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर हम फिनॉल्स का मोनोहेलोजन प्रोडक्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो उस केस में हमको रिएक्शन की कंडीशंस को चेंज करना पड़ेगा। हमको लो टेम्परेचर पे और किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे CS2, CHCl3, CCl4 इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन को कराना होगा। अगर हम इन कंडीशंस में रिएक्शन कराते हैं तो हमको मोनोहेलो प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं। यहाँ देखिए फिनॉल का रिएक्शन हमने CCl4 की प्रेजेंस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराया, तो हमको ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनॉल्स प्रोडक्ट के रूप में मिल सकते हैं। थर्ड रिएक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन का मतलब किसी कंपाउंड के अंदर SO3H ग्रुप को इंट्रोड्यूस करा देना। फिनॉल क्योंकि रिएक्टिव होता है इसलिए इसका बहुत इजीली सल्फोनेशन रिएक्शन हो जाता है और हमको ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड का मिक्सचर मिलता है। यदि हम इस रिएक्शन को अगर हम चाहते हैं कि ऑर्थो और पैरा हमें अलग अलग मिले तो हम रिएक्शन कंडीशंस को थोड़ा चेंज करते हैं। यदि रिएक्शन को हम लो टेम्परेचर पे कराते हैं, कम टेम्परेचर पे कराते हैं, देखिए इधर, तो हमको ऑर्थो हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट के रूप में मिलता है और अगर हम हाई टेम्परेचर पे इस रिएक्शन को कराते हैं तो हमको पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड मेन प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। नेक्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं
वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये आपने बेंजीन में भी पढ़ी है, फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन में हम एल्काइल ग्रुप को या एसाइल ग्रुप को रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं। एल्काइल ग्रुप का मतलब कोई भी R CH3 C2H5 और एसाइल हम CO CH3 ग्रुप को कहते हैं। देखिए, फिनॉल में दोनों तरह के रिएक्शंस पॉसिबल हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं तो हमको एक इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत होती है। जब हम एल्काइलेशन रिएक्शन कराते हैं, ये देखिए यहाँ पे एल्काइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया है, और हमेशा AlCl3 की प्रेजेंस में फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन कराया जाता है। AlCl3 एक लुईस एसिड है। ये लुईस एसिड CH3Cl में से Cl- को खुद में ले लेता है, तोड़ देता है, और हमको यहाँ पे CH3+ ये इलेक्ट्रोफाइल मिलता है। CH3+ इलेक्ट्रोफाइल जब फिनॉल के ऊपर अटैक करता है तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे करेगा। हमको ऑर्थोक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल ये प्रोडक्ट्स के रूप में मिलते हैं, और पैराक्रिसॉल हमको मेन प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, क्योंकि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है। इसी तरह अगर हम CH3COCl के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में फिनॉल का रिएक्शन कराएं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो CH3CO+ ये ग्रुप होगा, और हमको पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन और ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन यहाँ पे प्रोडक्ट्स के रूप में मिलेंगे। देखिए, जब हम फिनॉल के रिएक्शंस की बात करते हैं तो आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। OH ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। सभी एक्टिवेटिंग ग्रुप, ज़्यादातर एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नए ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो यहाँ प्रोडक्ट के रूप में हमको ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे। अब हम फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की बात करें तो क्योंकि फिनॉल बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है, रिएक्टिव होता है, इस वजह से हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन की यील्ड हमको बहुत ही कम मिलती है। अगर हम हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन प्राप्त करना चाहते हैं, प्रोडक्ट के रूप में चाहते हैं, तो हमें फ्राइज़ रीअरेंजमेंट रिएक्शन की मदद लेनी होगी। फ्राइज़ रीअरेंजमेंट रिएक्शन से हमको बहुत अच्छी यील्ड मिलती है हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्राइज़ रीअरेंजमेंट। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और यूजुअली एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। इसका मैकेनिज़्म भी आपके कोर्स में है, तो आपको इसे बहुत अच्छे से समझना है। फ्राइज़ रीअरेंजमेंट रिएक्शन फिनॉल्स का एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। जब हम फिनॉल का एस्टरिफिकेशन कराते हैं, एस्टरिफिकेशन का मतलब फिनॉल में एस्टर ग्रुप को इंट्रोड्यूस करा देना। फिनॉल का रिएक्शन देखिए, यहाँ एसिटिक एनहाइड्राइड से जब हम करते हैं तो हमको फिनाइल एसीटेट मिलता है। यहाँ CH3COOH बाहर निकल जाता है, और C6H5O COCH3 जिसे हम फिनाइल एसीटेट कहते हैं, ये एक एस्टर है, ये हमको प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे मिलता है। अगर इस एरोमेटिक एस्टर को हम निर्जलीय AlCl3 के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ गर्म करें तो फ्राइज़ रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो जाता है, और हाइड्रोक्सी फिनॉन, हाइड्रोक्सी कीटोन मेन प्रोडक्ट के रूप में हमको यहाँ पे मिलता है। ये है एस्टर फिनाइल एसीटेट, इसको हमने एनहाइड्रस AlCl3 के साथ हीट किया, फ्राइज़ रीअरेंजमेंट हुआ, और ये देखिए ये हमको ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन्स यहाँ प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं। इसका मैकेनिज़्म देखें, क्रियाविधि देखें, तो इसका मैकेनिज़्म एसाइलियम आयन के थ्रू होता है, और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन सिंपल फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है। जो प्रोडक्ट हमको मिला था फिनाइल एसीटेट, इसको हमने एनहाइड्रस AlCl3 के साथ गर्म कीजिए। यहाँ पे इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड एक लेविस एसिड है। लेविस एसिड में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इसलिए ये उन पोजीशंस पर अटैक करता है जहाँ इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा है। फिनाइल एसीटेट के अंदर ये वाला जो ऑक्सीजन है, इसके ऊपर इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं
इसके ऊपर AlCl3 आके अटैक करता है और देखिए ये यहाँ इस ऑक्सीजन से जुड़ गया। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और क्योंकि AlCl3 ने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये दो स्पीसीज़, ये वाली और ये, एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में रहती है। यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर आ गए। पहले ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इस ऑक्सीजन को इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गए वापस और ये C6H5O बन गया, इसका पॉजिटिव चार्ज हट गया और AlCl3 इसके साथ नेगेटिव चार्ज के रूप में जुड़ा रहा। यहाँ हमें CH3CO+, फिर से ये एक इलेक्ट्रोफाइल मिल गया है। देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये जो स्पीसीज़ दोनों बनी थी, ये और ये एक दूसरे के साथ रिएक्शन करती है। फर्स्ट स्टेप में इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ऑर्थो पोजीशन पे चले गए। ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। CH3CO एसाइलियम आयन अब इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा और ऑर्थो पोजीशन पे आके ये देखिए ये यहाँ पे जुड़ गया। नेक्स्ट स्टेप में फिर से यहाँ जो डबल बॉन्ड आया था इसके इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर चले गए, ऑक्सीजन का प्लस चार्ज ख़त्म हो गया। ऑर्थो पोजीशन पे जो हाइड्रोजन था उसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, ये H+ बन गया। यहाँ AlCl3 में से एक Cl- बाहर निकल जाएगा, ये H+ और ये Cl- मिलके HCl बना लेंगे और ये रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा। हमारे पास ये वाली स्पीसीज़ बच गई। इसका अब हम हाइड्रेशन कराते हैं। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ से ये वाला ग्रुप बाहर निकल जाएगा, H ग्रुप यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा और हमको यहाँ पे ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फ्राइज़ रीअरेंजमेंट के ज़रिए इस वाले प्रोडक्ट को प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हमने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एस्टरिफिकेशन कराया था। ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ भी हो सकता है। जब हम बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं बेस की प्रेजेंस में, जब हम बेस की प्रेजेंस में बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं तो बेंजोइल एस्टर मिलता है। ये एक नेम्ड रिएक्शन है और इसको हम शॉर्टन-बोमन रिएक्शन कहते हैं। इस पे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझनी है। इसका जो मैकेनिज़्म है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, सेम मैकेनिज़्म होगा दोनों का। यहाँ देखिए फिनॉल का रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ बेस की प्रेजेंस में कराया तो हमको फिनाइल बेंजोएट मिला। कार्बोक्सिलिक एसिड के हैलाइड्स के जैसे सल्फोनिक एसिड के हैलाइड्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं इस एस्टर को बनाने में। अगर हम सल्फोनिक एसिड के हैलाइड को यूज़ करते हैं, बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड को बेस के प्रेजेंस में जब फिनॉल के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो फिनाइल बेंजीन सल्फोनेट प्रोडक्ट के रूप में मिलता है और यहाँ से H और यहाँ से Cl सिंपल रिएक्शन है वो बाहर निकल जाएगी और हमको फिनाइल बेंजीन सल्फोनेट मिल जाएगा। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर एक CH3 ग्रुप और जुड़ा हुआ हो तो हम उसको टॉसिल क्लोराइड कहते हैं। पैराटोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड भी इसका नाम है। ये भी सेम रिएक्शन है। फिनाइल के साथ जब आप टॉसिल क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं तो हम वही बेस के प्रेजेंस में आपको कराना है तो प्रोडक्ट के फॉर्म में फिनाइल टॉसिलेट ये वाला प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अब इन रिएक्शंस की यूटिलिटी क्या है? देखिए, इन सभी एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस का यूज़ हम फिनाइल ग्रुप को प्रोटेक्ट करने में किया जाता है। फिनाइल ग्रुप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? कुछ ऐसे रिएक्शंस जहाँ हम चाहते हैं कि हमारा फिनॉलिक ग्रुप रिएक्ट ना करे, पर जो दूसरा ग्रुप उस कंपाउंड के अंदर है हम सिर्फ उसी का रिएक्शन चाहते हैं, तो हम अपने फिनॉलिक ग्रुप को प्रोटेक्ट कर देते हैं, उसका एस्टर बना देते हैं और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो हम इस एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमको फिर से फिनॉल प्राप्त हो जाता है।
तो इस तरीके से इन रिएक्शंस की जो यूटिलिटी है वो फिनॉलिक ग्रुप को प्रोटेक्ट करने में। नेक्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का अर्थ है किसी भी कंपाउंड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को इंट्रोड्यूस करा देना। जब हम CO2 को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के रूप में हमको उस कंपाउंड के अंदर मिलती है। जब हम सोडियम फिनॉक्साइड को हाई प्रेशर पे 5 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो ऑर्थो पोजीशन पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, COOH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। और जब ऑर्थो पोजीशन पे COOH ग्रुप हो फिनॉल में तो उसे हम सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। तो यहाँ हमें प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड मिलता है। इस रिएक्शन को कोल्बे श्मिट रिएक्शन कहते हैं। ये भी नेम्ड रिएक्शन है और इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट पूछा जाता है, तो इस रिएक्शन को आपको अच्छे से याद करना है। ये सोडियम फिनॉक्साइड है, इसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड पे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे जब हम करते हैं तो सोडियम सैलिसिलेट मिलता है। इसको HCl के साथ हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो सैलिसिलिक एसिड हमको प्राप्त होता है। इसका मैकेनिज्म देखिए, सिंपल मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप में जो फिनॉक्साइड आयन है उसका नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में आ जाते हैं और ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो टूट के ऑर्थो पोजीशन पे अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। कार्बन डाइऑक्साइड में भी इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज, ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और ऑर्थो पोजीशन पे CO2 आके अटैच हो जाता है। यहाँ का Na+ इस ऑक्सीजन के नेगेटिव से इंट्रोड्यूस अट्रैक्ट होके इसके पास आ जाएगा और यहाँ पे हमको ये सॉल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में फिर से इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर आ गए, ये वाला H के साथ बॉन्ड टूट गया, रिंग के अंदर वापस से पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए और हमको ये हमारा प्रोडक्ट मिल गया सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट। इस सोडियम सैलिसिलेट का जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमको सैलिसिलिक एसिड प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा। ये फिनॉल्स के कुछ रिएक्शन थे। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम फिनॉल्स के नेम्ड रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि यूजुअली एग्ज़ाम्स में शॉर्ट नोट के रूप में पूछे जाते हैं या बड़े क्वेश्चंस के फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। थैंक यू।